जैसे कि मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि आपका जो ये अल्टरनेटिव सेशन में जो आपका ये लॉस हो रहा है एक लेक्चर का, ओके, दैट वी विल कंपनसेट बाय प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा लेक्चर इन बिटवीन ऑफ टाइम। तो आपका कोई भी संडे हो या फिर कोई भी आपका कोई नेशनल हॉलीडे हो, यू विल गेट ए लेक्चर। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट ओवरव्यू ऑफ सेल। आज जो हमने स्टडी किया था, आज हम उसके थोड़ा सा आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्कूल में स्टडी किया था कि सेल होती क्या है। सेल बेसिकली एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है किसी भी टिश्यू का, किसी भी लेयर का। फिर हमने देखा था कि सेल जो है लाइक प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, उसके अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होती है। देन इनसाइड ऑफ दैट देयर इज वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म ही उस सेल को एक लिविंग स्टेट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस उसमें चलती हैं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें चलती हैं, जिससे कि वो लिविंग सेल्स हमेशा लिविंग रहती है। अदरवाइज अगर उसको मेटाबॉलिज्म, अगर उसमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है अगर वो ड्राई हो जाए, प्रोटीन डी नेचर हो जाए, तो वो साइटोप्लाज्म मर जाएगा और वो सेल कभी भी लिविंग नहीं रहेगी। तो सेल में ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि लाइक वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेल में बेसिकली जो शेप एंड स्ट्रक्चर और उसका नंबर्स एक स्पेसिफिक फंक्शंस को डिनोट करते हैं। ओके, तो मैंने आपके वैरायटी ऑफ फंक्शंस स्ट्रक्चर्स बताए थे, तो सब स्ट्रक्चर्स अपना अपना काम करते हैं। ठीक है? सो इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल भी होता है, जैसे कि मैं पढ़ाएंगे कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें सेल ऑर्गेनल्स को, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। हम बढ़ेंगे। ठीक है? जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, आपने नाम सुना होगा, एवं राइबोसोम में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डोंट वरी, दैट विल टॉक अबाउट। ओके, सेल डिफर ग्रेटली इन द शेप एंड साइज एंड एक्टिविटीज। देखिए, स्मॉलेस्ट सेल हमेशा माइकोप्लाज्मा होता है जो कि 0.23 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन बैक्टीरिया, अगर आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आपसे बात करें द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग smallest living thing on the earth with the cell wall is a bacteria जिसका साइज 3 to 5 माइक्रोन हो सकता है। smallest cell, smallest living thing on the earth without a cell wall, फिर माइकोप्लाज्मा आंसर आता है। ठीक है? तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.3 माइक्रोन होता है और बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोन होता है, मतलब 10 टाइम छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। हमने पढ़ा था इसके बारे में, प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर जो लार्जेस्ट, अगर आप देखोगे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, वर्ड को ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी आप कभी भी बायोलॉजी में जो वर्ड पढ़ रहे हैं, हमेशा वर्ड की बहुत वैल्यू है। इन द होल लिविंग वर्ल्ड, इन अ बायोस्फीयर में, होल लिविंग वर्ल्ड में, मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल है, 15 सेंटीमीटर साइज के अंदर होती है। मैंने फिर अगेन ध्यान रखिएगा, ये होल लिविंग वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होल लिविंग वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल्स है, और ये सबसे बड़ी सेल्स है होल लिविंग वर्ल्ड में। ऑस्ट्रिच का एग है 50 सेंटीमीटर साइज में होता है। ठीक है? अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन जो आरबीसी होती है उसका जो साइज होता है 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो सेल्स होती है ह्यूमन के अंदर, वो होती है, ह्यूमंस के अंदर अगर आप देखोगे तो नर्व सेल सबसे बड़ी सेल्स मानी जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ध्यान रखना, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, लॉन्ग, ध्यान रखना, सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं बोला मैंने, वर्ड में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आगे ध्यान रखने का, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन में वो होती है नर्व सेल। और अगर बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल, अगर ह्यूमन में बात करें तो वो होती है एक फीमेल का जो एग होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन में, वो होता है उसका स्पर्म। ध्यान रखिएगा। अगेन सुनिए मेरी बात, लार्जेस्ट सेल की अगर आपकी बात कर रहे हो तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन तो होता है एग, जो कि एक फीमेल में जनरेट होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑन इन द ह्यूमन तो वो होता है स्पर्म। और अगर बात करें लार्जेस्ट सेल, नॉट सॉरी लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं लॉन्ग सेल, तो वो होती है नर्व सेल होती है।
क्लियर। सो अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ह्यूमन ब्लड सेल के बारे में स्पेसिफिक क्यों दिया 7.0 माइक्रोमीटर, इवन ऐसा भी नहीं कि सबसे बड़ी सेल है, फिर भी ह्यूमन ब्लड सेल का स्पेसिफिक 7.0 माइक्रोमीटर क्यों दिया है? वो इसलिए दिया गया क्योंकि सेल के बारे में, ह्यूमंस की जो सेल की स्टडी की गई है वो आरबीसी पे ज्यादा की गई है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितनी भी वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है वो आरबीसी पे की गई है, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी आरबीसी पे की गई है, इसलिए हमेशा आरबीसी के को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए आरबीसी यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है कि आरबीसी का जो साइज होता है 7.0 माइक्रोमीटर होता है साइज के अंदर, उसका डायमीटर में। तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके, ये डिश शेप तक हो सकती है, ये पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमुलर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, इवन इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर ध्यान रखना, इरेगुलर होता है जब कोई डिजीज होती है। नॉर्मल कंडीशंस में आपकी डिश शेप होगी, पॉलीगोनल होगी, ओके, इवन कॉलमुलर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, लेकिन इरेगुलर हो जाती है तो समझ लीजिए कोई ना कोई डिजीज है उसको। द शेप ऑफ सेल may vary with the function they perform, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अलग से आपको मेंशन किए हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, डेलिस्टर न्यूमोसेंटिस, न्यूमोसेंटिस, ध्यान रखना। अ, अगर बैक्टीरिया में भी बात करें कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, बैक्टीरिया इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन द ऑन द अर्थ। अगर बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, तो डेलिस्टर न्यूमोसेंटिस, तो वो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद द सेल वॉल। और अगर बात करें लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, जो एक यूनिसेलुलर प्लांट है, एक इसमें एक ही सेल है, तो वो है आपका कॉलीप्लेरा टैक्सीफोलिया। ओके, इसका साइज 6 to 12 इंच का होता है। अगर आप देखोगे ये एक्चुअली एक एक्वेटिक प्लांट है, जो कि एक्वेटिक प्लांट है, जो कि बहुत बड़ी लीफ होती है इसकी, बहुत बड़ी बड़ी इसकी लीफ होती है। ओके, एसिटिबुलेरिया इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल, एसिटिबुलेरिया सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल होती है। ये मैंने एक्चुअली इसलिए मेंशन किए हैं यहाँ पे कि मेडिकल में आया है। ओके, और इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है ऐड करने का। शेप क्यों स्टडी होता है? बिकॉज abnormal शेप समटाइम may lead to a cancer cell, that's why शेप की हमेशा स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप यह देखेंगे, मैंने आज इनके बारे में आपसे डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, कॉलमुलर एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स, ये प्लांट सेल्स को डिनोट करती हैं। इसके अलावा ट्रैकोइड एंड द मेसोफिल सेल, ये ट्रैकिड, ओके, और जो मेसोफिल सेल, ओके, ये डिनोट किसको करती हैं? आपके लाइक ये प्लांट सेल, ये प्लांट टिश्यूज का एक पार्ट है, और प्लांट सेल या टिश्यू का एक पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं सेल टाइप्स के बारे में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेसोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप जस्ट इनको आपका ये अभी जो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, जस्ट यू नीड टू बी रिमेंबर द साइज ओनली। जैसे कि अगर आपके सामने दिया गया है टिपिकल बैक्टीरियल सेल, जो मोनेरा किंगडम के अंदर आता है, तो उसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो होता है। इसके अलावा पीपीएलओ, ओके, जैसे कि पीपीएलओ जो कि होता है आपका माइकोप्लाज्मा, प्लीरो प्लीरोप्लाज्मोडियम लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर हल्का फुल्का चेंज करता रहता है। ओके, दैट्स व्हाई इसको पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। ओके, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो आप देखोगे जस्ट उसका हाफ हो जाता है। तो ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन जस्ट उसका 10 टाइम, हाफ नहीं सॉरी 10 टाइम हो गया। देखिए कितना साइज कम हो गया। वायरस का साइज भी कुछ उसके आसपास ही होता है। तो वायरस और माइकोप्लाज्मा का साइज जो है आपको आसपास ही मिलता है, ठीक है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। तो यूकैरियोटिक सेल का साइज बहुत ज्यादा हाई होता है, तो साइज ध्यान रखिएगा। वायरस और बीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, और बैक्टीरिया का साइज उसे 10 टाइम ज्यादा होता है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज। और टिपिकल यूकैरियोटिक, इसका मतलब 10 to 20 माइक्रोमीटर यहाँ पे रखा गया। अब टिपिकल क्या है? टिपिकल से वर्ड मतलब क्या है? टिपिकल यूकैरियोटिक, टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल मतलब यू आर टेकिंग समथिंग स्टैंडर्ड, आप एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। वी आर जस्ट टेकिंग ए स्टैंडर्ड समथिंग। तो एक ऐसी सेल जो कंप्लीटली यूकैरियोटिक है वो टिपिकल यूकैरियोटिक, ऐसी सेल जो कंप्लीटली एक बैक्टीरिया है वो टिपिकल बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। ओके, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको ध्यान रखिएगा, जो मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, ओके, इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया आते हैं, और पीपीएलओ, प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मैंने गलती से प्लाज्मोडियम बोल दिया था, तो प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, जो कि आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। तो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर हमने देखा था उस वक्त, इसके अलावा हमने माइकोप्लाज्मा का भी स्ट्रक्चर देखा था। अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, ये जनरली डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ओके, और इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने की वजह से ध्यान रखना ये बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं। ये अगर यूकेरियोटिक का जो ग्रोथ पीरियड है बहुत बड़ा होता है, जनरली यूकेरियोटिक सेल्स जो होती हैं बहुत स्लो ग्रो करती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। अगर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के आप सिर्फ साइज में फर्क देखो, 10 टाइम का से ज्यादा का फर्क है। देखिए यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 to 2 माइक्रोमीटर, तो आपका ये 10 to 20 माइक्रोमीटर, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अराउंड 10 टाइम ज्यादा है यूकेरियोटिक सेल्स, मतलब साइज में। तो इट मींस साइज ज्यादा होने की वजह से दे टेक सम स्पेसिफिक टाइम इन देयर डिवीजन, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स 10 टाइम छोटी होती है तो ज्यादा रैपिडली डिवाइड होती है। तो इनके शेप के स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका स्फेरिकल शेप जो कोकाई होता है, बेसिलस रोड शेप होता है, स्फेरिकल आपका कोकस सॉरी विब्रियो कोमा शेप हो सकता है, विब्रियो स्पाइरल टाइप का हो सकता है। देखिए आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अगर आप ये देखोगे एक सिंगल है, अगर आप सिर्फ रोड शेप बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर सिंगल है उसको मोनोबेसिलस बोला जाता है, डबल है तो डिप्लोबेसिलस बोला जाता है, और ट्रिपल है तो स्ट्रेप्टोबेसिलस बोला जाता है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा जब हम बैक्टीरिया डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और बैक्टीरियल्स जब 12th में पढ़ेंगे बेसिकली, तो जब आपको डायरेक्टली बोला जाएगा डिप्लोबेसिलस, डिप्लोकोकस, मोनोबेसिलस, तो आपको पता होना चाहिए मोनो क्या है, डिप्लो क्या है, स्ट्रेप्टो क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोकाई शेप की बात करते हैं तो ये मोनोकोकस एक सिंगल स्फेरिकल है, दो हैं तो डिप्लोकोकस, और एक पूरी चैन बनाई है तो स्ट्रेप्टोकोकस। ये सब, ये स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक, वन ऑफ द टिपिकल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर चार जुड़ते हैं तो टेट्राकोकस, और ऐसे लाइक आपस में स्फेरिकल बना लेते हैं, स्फेयर बना लेते हैं तो सार्सिना, और अगर वो अंगूर के गुच्छे के जैसे आपस में लाइक अरेंज होते हैं तो स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं उसको। ध्यान रखना स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो सार्सिना एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सार्सिना अंगूर के गुच्छे जैसे बनाएंगे तो स्टेफाइलोकोकस, एक चैन जैसे संरचना बनाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस और टेट्राकोकस, और अगर कोमा शेप है तो विब्रियो शेप होता है, और एक स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम शेप होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको मिलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया के अंदर। मेसोकैरियोटिक सेल्स मिलती है डायनोफ्लिजिलेट के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स मिलती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली मोनेरा का एग्जांपल है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, मेसोकैरियोटिक की अगर बात करें तो मेसोकैरियोटिक में आता है सिर्फ डायनोफ्लिजिलेट जो कि आपका प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आती है। ठीक है, अब यहां से आपका शुरू होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, अगेन मैं आपको वही इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग अभी फिलहाल मैं आपको निट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आगे स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि आपका जो बुक में 11th के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ वही अब फिलहाल अभी हम कवर करेंगे। इफ यू नीड टू बी स्टडी फॉर निट पॉइंट ऑफ व्यू तो यू हैव टू बी कॉन्टैक्ट सेपरेटली, क्योंकि आपको अलग से मुझे बताना पड़ेगा, तो अलग से मैं आपकी प्रिपरेशन करा पाऊंगा। ओके, आप स्कूल में रुकिए उसके बाद प्रिपरेशन करा पाऊंगा, अदरवाइज क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है और पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा क्लास में निट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बैठता है। तो यहां से आपका एक डिफरेंट चैप्टर शुरू होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और जो आपका फिर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा कि फिर बताऊंगा मेसोकैरियोटिक भी क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में तो स्ट्रक्चर देख ही लिया था जो फिलामेंटस होता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, organism of prokaryotic cell is a fundamentally similar even though a prokaryote exhibit a wide variety of shape and functions। मैंने आपको बताया था, देखिए एक पर्टिकुलर सेल जो एक लिविंग स्टेट को शो करती है, मतलब उसका साइटोप्लाज्म अभी जिंदा है, तो वो एक पर्टिकुलर सेल जिसका साइटोप्लाज्म जिंदा है अभी तक, तो वो एक पर्टिकुलरली कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करती है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स काम कर पाती है, वैरायटी ऑफ फंक्शंस और वैरायटी ऑफ एक्टिविटी वो कर पाती है। मतलब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वो जिंदा है जिसका एक सिंगल सेल, मतलब एक स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए, एक लिविंग स्टेट के लिए एक ह्यूमन की जरूरत नहीं है, उसके दो हाथ दो पैर, वो ह्यूमन नहीं, वो एक लिविंग नहीं है। लिविंग वो ही है, एक लिविंग वो है जो एक सिंगल सेल भी एक लिविंग है, एक पूरा ह्यूमन भी लिविंग है, एक यूनिसेलुलर भी लिविंग है, एक मल्टी सेलुलर भी लिविंग है। लिविंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास दो आंखें हैं, दो कान है, हेयर है, दो हाथ है, दो पैर है, ये लिविंग नहीं है। एक सिंगल सेल भी लिविंग है। तो और एक सिंगल सेल से छोटा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज सिंगल सेल से छोटी है
तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आती। तो कम से कम लिविंग रहने के लिए एक सिंगल सेल होनी तो जरूरी है। तो बैक्टीरिया को पता है कि वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैरायटी ऑफ फंक्शंस ये शो करते हैं। सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ डाइवर्सिटी होती है इनमें होती है क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल होती है जो कि एक मेम्ब्रेन को कवर किए होती है, लेकिन वो माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट। क्लियर? इसमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, इसलिए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली नेकेड होता है। मतलब क्योंकि क्या होता है कि यूकेरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कवर करने के लिए न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जेनेटिक मटेरियल कवर करने के लिए जब कोई न्यूक्लियस ही नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, कोई स्पेसिफिक कवरिंग नहीं होती है। और ओके, और इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को, क्योंकि ये न्यूक्लियस जैसा होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और इसमें जाकर जीनोमिक जो डीएनए है, मतलब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। अगर यहाँ पे आप सिंगल क्रोमोसोम वर्ड मत ध्यान रखिएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्रोमोसोम होता ही नहीं है ये। क्रोमोसोम बनने के लिए डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो क्रोमोसोम हो ही नहीं सकता। एक्चुअली बहुत जगह वर्ड में पुरानी एडिशन में चलता आ रहा है सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता ही नहीं है क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, की लाइक कुछ बैक्टीरियाज के अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए क्या छोटा भी पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है और लीनियर होता है, इसमें सर्कुलर होता है। ओके, इसके अलावा डीएनए के अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी पाया जाता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक बैक्टीरिया, और वो नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, पढ़ेंगे बैक्टीरिया। प्लाज्मिड कोई छोटा रोल नहीं है, प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड होता है ये इसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। मतलब इसको फिनोटाइपिक कहने का मतलब है कि ये कुछ कैरेक्टर शो करवाता है, जैसे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखना। मतलब ये प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट्स व्हाई वो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये एंटीबायोजम शो करता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई कोल्ड इन्फेक्शन हुआ या कोई भी हो, तो अब डॉक्टर या कोई मेडिसिन जो केमिस्ट होता है आपको एंटीबायोटिक देता है। तो कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी हम सही नहीं होते हैं, फिर डॉक्टर क्या होता है आपको हाई डोज की एंटीबायोटिक देता है, फिर उसके बाद भी सही नहीं होता और हाई डोज की एंटीबायोटिक दी जाती है। तो क्या होता है कि जब कोई एंटीबायोटिक आपने ली और वो एक काम नहीं कर रही है, तो क्या हुआ, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी, तो होता क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। प्लाज्मिड जो होता है उसके में कुछ ऐसी जीन पाई जाती हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर नहीं पाता, और फिर आपको हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक चाहिए होती है, जो ज्यादा हैवी चाहिए, क्योंकि वो प्लाज्मिड बार बार उसको प्लाज्मिड खत्म कर रहा है, तो हमें उससे ऊपर की कोई चीज चाहिए होती है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, और प्लाज्मिड के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपना कोर्स जो डॉक्टर देता है, अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर ने आपको बोला 5 दिन की दवाई, तो 5 दिन की दवाई लीजिए, 3 दिन तो पूरा कोर्स कीजिए, कंजूसी मत दिखाइए और अपने खुद डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर ने बोला 5 दिन, तो 5 दिन की दवाई लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अब मान के क्या करेंगे, 5 दिन की जगह आपने कंजूस दिखा के 3 दिन की दवाई ले ली, तो होता है क्या, अल्टीमेटली आपका 3 दिन की दवाई लेने से वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है, वो 3 दिन तक आपकी उसकी करेक्टर्स को सप्रेस करके रखता है, करेक्टर को सप्रेस कर देता है, और जब करेक्टर को सप्रेस कर दिया जाता है तो उसकी जो अब क्या होता है, वो जो प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, प्रोकैरियोट हैगा समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। ये क्वेश्चन इस बार मेडिकल में था इंक्लूजन्स के बारे में। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स पाई जाती हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल्स होती हैं, कई बार अगर बैक्टीरिया को पानी के ऊपर फ्लोट होना है तो गैस वैक्यूल्स पाई जाती है, कुछ फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, फूड को स्टोर करती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ इंक्लूजन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंक्लूजन्स के बारे में। एक चीज और, इनमें क्या होता है कि इनमें ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कोई सेल ऑर्गन तो पाया जाता नहीं एक्सेप्ट राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है।
अब राइबोसोम नहीं पाए जाने की, सिर्फ राइबोसोम की वजह पाए जाने से अब देखिए जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को काम करना है वैसा ही काम यूकेरियोटिक को करना है, मतलब जो यूकेरियोटिक को काम करना है प्रोकैरियोटिक को करना है। बट यूकेरियोटिक में क्या होता है, हर काम को करने के लिए उनके अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉई है। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारा काम ही एक एम्प्लॉय को करना है तो ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे ज्यादा बर्डन उसके ऊपर पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन को ही रेस्पिरेशन करना है, सेल मेम्ब्रेन को ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, सेल मेम्ब्रेन को ही जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको, वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सारा बर्डन पड़ गया। लेकिन अगर आप यूकेरियोटिक में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का काम सिर्फ है, एक ही जो मेन फंक्शन जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन बनी है वो है कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, और जो कौन सा कंपोनेंट अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा उसकी परमेबिलिटी को मेंटेन रखना, सिर्फ यही सेल मेम्ब्रेन का काम है, मेन काम यही है। ठीक है। लेकिन अगर वही सेल मेम्ब्रेन अब अगर आप यूकेरियोटिक में देखोगे तो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, रिप्रोडक्शन के लिए सेंट्रियोल है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग काम है, और वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए लाइसोसोम है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सारा काम लाइसोसोम की सारा काम सेल मेम्ब्रेन पे आ जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रेस्पिरेशन को करने के लिए अंदर इनफोल्डेड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम। मैं बताऊंगा अभी मीजोसोम मतलब ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी सर्फेसेस बढ़ जाती हैं और मोर अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। देखिए आपके ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये जो बाहर की तरफ तो फ्लैजेला है। ठीक है, अब जो बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये देखिए, ये आप देखोगे तो सेल वॉल है। इसको सेल और मोर प्रोटेक्शन देने के लिए चारों तरफ कैप्सूल की लेयर होती है। ठीक है, मोर प्रोटेक्शन देने के लिए, एक मिनट, और ये सेल वॉल है, ये इसकी फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये अंदर की तरफ आप खोल के देखोगे तो ये ऐसा न्यूक्लियोइड पाया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है जो सर्कुलर है, जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ओके, ऐसा कहते हैं कि इसका जो डीएनए होता है वो ऑलमोस्ट सेल को कवर करके रखता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा इसके अंदर ये राइबोसोम्स है। ठीक है, और राइबोसोम्स के अलावा इसके अंदर लाइक आपके ये प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, इसके अलावा इसमें पिलाई होती है, पिलाई किसी भी दूसरे सरफेस पे, बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होने के लिए, होस्ट पे अटैच होने के लिए ये यूटिलाइज करते हैं, और कई बार ये क्या रिप्रोडक्शन में भी पिलाई मदद करती है। अब आपको पूरी बैक्टीरियल सेल के बारे में, एक के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका दूसरा नाम है, साइटोप्लाज्म के बारे में, उसका कंपोजिशन क्या होता है। इसके अलावा राइबोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजेला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं ये सब पता होना चाहिए। ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनसीईआरटी में इतना नहीं है, बट अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं देन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। So most prokaryotic cells, particularly a bacterial cell, have some special characters. Cell envelope, ये पढ़ेंगे cell envelope compositions क्या होती हैं, सेल उस एनवेलप के कंपोजिशन के मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं, इंक्लूजन बॉडी क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, प्लाज्मिड क्या है। ध्यान रखिएगा केवल और केवल उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम ही सेल ऑर्गेनल होता है, इसके अलावा कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो सेल एनवेलप के अंदर मेनली 3 लेयर आती हैं और ये सब्सिक्वेंटली ऐड होती हैं। पहला ग्लाइकोलेक्स होता है जो कि उसका कैप्सूल बनाते हो, कि कैप्सूल देखा था ना, वो ग्लाइकोलेक्स है। उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अब ग्लाइकोलेक्स, ठीक है, जो सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोलेक्स, सेल ग्लाइकोलेक्स के अंदर की तरफ होती है आपकी सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैं बताऊंगा ग्लाइकोलेक्स का काम क्या होता है। ओके, ये भी मैं बताऊंगा। जनरली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलेक्स पाया जाता है, जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलेक्स नहीं भी पाया जाता। तो ग्लाइकोलेक्स होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलेक्स है या नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कैप्सूल, कैप्सूल इज अ ग्लाइकोलेक्स। ओके, तो ग्लाइकोलेक्स के नीचे की तरफ सेल वॉल होती है, उसके नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर आप सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशंस देखोगे तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आपको पाए जाएंगे। उसमें मीजोसोम पाया जाएगा, क्योंकि मीजोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, मीजोसोम मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का। मैंने बताया था ना, पिलाई और फीमेब्री भी सेल मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशंस है जो आपको बढ़ाएंगे जब आप पढ़ाएंगे ना, जब बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब आइए साइटोप्लाज्म के बारे में। क्या है जी, अभी तो सिर्फ नाम लिखे हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटीन प्लस वाटर से बन के मिला हुआ एक फ्लूइड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के वैरायटी ऑफ सेल पार्ट्स पाए जाते हैं। कैसे, इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। इट इज ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी जैसे कि फूड बॉडी है, फूड को स्टोर करना है, फॉस्फेट को स्टोर करना है, गैस को स्टोर करना है,
वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना है तो ये इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर करती है। न्यूक्लियोइड ये नेकेड डीएनए होता है, प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो इट मींस नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी वन बाय वन, कि जैसे कि साइटोप्लाज्म, अब जैसे कि हमने जो पढ़ा इन सब के बारे में, अब हम शुरू करेंगे आपका सेल एनवेलप कंपोजिशन। तो मतलब हम ग्लाइकोलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और आप डिटेल में पढ़ेंगे आपके लिए बेहतर है इसको। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर 11 पॉइंट ऑफ व्यू देन इट्स इनफ, ज्यादा नहीं समझना आपको, आना भी फिर आएगा भी नहीं समझ में, ज्यादा समझ में। लेकिन इफ यू आर लुकिंग टू योर सेल्फ फॉर अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देन इनके बारे में बुक में लिखा हुआ कंटेंट काफी नहीं है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे, हम स्कूल में। इसको रीड कर लीजिए प्रॉपरली। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।